सबसे बड़ा भूमि घोटाला कहूँगा, जिसमें लैंड माफिया इन्वॉल्व है, जिसमें जो मेरी जानकारी है नाम जल्दी सामने आ जाएंगे। आज की डेट में मैं नाम किसी का स्वागत करता हूँ प्रधान के नाते व्यक्तिगत रूप में भी। शांति प्रकाश मेरा नाम है। मैं सीनियर सुपरिटेंडेंट पोस्ट ऑफिस करनाल से रिटायर हुआ हूँ। 20 साल हो गए रिटायर हुए। उसके बाद इस समाज सेवा में लगे हुए इस 40 साल से लगभग इस आर्य समाज की स्थापना हुई है। मैं इसका अधिकारी और फाउंडर मेंबर हूँ। आप सबको कष्ट दिया है 2 कारणों से। एक तो सूचनार्थ, दूसरा अपना एक अधिकार होने के नाते, अपना एक सीनियर सिटीजन होने के नाते आप सबसे मुलाकात भी हो जाएगी और आपको एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जिसमें न केवल एक सामाजिक संस्था का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, अपितु एक गवर्नमेंट को राजस्व में, रेवेन्यू में जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू करोड़ों रुपए का रेवेन्यू मिलना था वो केवल हज़ारों तक सीमित हो गया। तो उसके लिए हमने अपनी तरफ से जो कोशिश करनी थी खूब की। डिटेल में हमारे प्रधान जी और पन्नू साहब बैठे हैं, वो आपको सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं और इस उम्मीद के साथ करता हूं कि जो अपेक्षाएं हमने आपसे सोची हैं कि आप इतना इसको वाइड पब्लिसिटी देंगे और ड्यू कोर्स की पब्लिसिटी देंगे और राइटली पब्लिसिटी देंगे, ताकि सरकार भी इस कार्य को एक बार अपना निर्णय बदलने में तैयार हो जाए और उसे करना पड़े। आप सबका पुनः धन्यवाद, आपका हार्दिक स्वागत। 17-18 संस्थाएं हैं करनाल में जो महर्षि दयानंद के मिशन को आगे बढ़ा रही हैं। उनकी हमारी एक शिरोमणि सभा है, आर्य केंद्रीय सभा करनाल, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। हमारे महामंत्री सौजन कुकरेजा जी हैं। हमारा जो आज को आपको बुलाने का कष्ट देने का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि आप सभी जानते हैं कि मेलाराम स्कूल यहाँ पे है, जहाँ पे ये मुगल मार्केट, मुगल कैनाल के बिल्कुल सामने, वहाँ पे हमारी संस्था का जो हमारी DAV संस्था है शिरोमणि सभा, उसके अंतर्गत एक स्कूल चलता था, मेलाराम पब्लिक स्कूल। मेलाराम बर्क जी ने उसकी स्थापना की थी आर्य समाज के सदस्यों के सहयोग से। लेकिन उनकी मृत्यु से पहले उन्होंने एक विल की और विल में उन्होंने अपने बच्चों को, जो विल उसमें लिखी हुई थी कि ये संस्था इन बच्चों को जाएगी, लेकिन उसका प्रयोग आर्य समाज के कार्यों के लिए होगा। तो उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई। आर्य समाज के जो सदस्य उसके थे वो लगातार दिवंगत होते चले गए। 2-3 सदस्य में बचे जो उनके परिवार के लोग थे और गैर कानूनी रूप से कुछ दूसरी बाहरी सदस्यों को उसमें वो जोड़ते चले गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी शिरोमणि सभा है दिल्ली वाली, उसके प्रतिनिधि, उसका एक्स ऑफिशियो मेंबर होता, उसको कभी नहीं बुलाया गया। कुछ ऐसे उल्टे सीधे प्रस्ताव पास करके उस जायदाद को, जो करोड़ों रुपए की जायदाद है, लगभग 200 करोड़ की जायदाद है, 2 करोड़ 40 लाख रुपए में उसको बेच दिया गया। उन्हीं लोगों को बेच दिया गया जो उसके ट्रस्ट के सदस्यों ने पहले बनाया, उन्हीं को वो संपत्ति बेच दी गई, जो कि बिल्कुल गैर कानूनी है। तो आर्य समाज ने भी इसके बारे में आवाज़ उठाई। कई बार हमने रिप्रेजेंटेशन भी दिया, डिप्टी कमिश्नर को मिले, उन्होंने रिपोर्ट भी दी, ADC ने को इंक्वायरी ऑफिसर को अपॉइंट किया, उनकी रिपोर्ट आई, उसका आगे भेजा गया, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। उसके रजिस्ट्री वो भी गैर कानूनी ढंग से हुई। पहले उसको एग्रीकल्चर लैंड दिखा के उसका रजिस्ट्री करवा दी गई, फिर लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, कुछ शिकायतें गई, फिर उसको कॉमर्शियल में कन्वर्ट करके रजिस्ट्री करा दी गई। जिस तहसीलदार ने रजिस्ट्री की उसको सस्पेंड भी किया गया, लेकिन एक्शन कुछ नहीं हुआ। तो करोड़ों रुपए की भूमि आज भी कुछ माफिया लोगों के हाथ में है और मेलाराम बर्क के जो बेटा था उन्होंने उसको बेच दिया। आर्य समाज को इस बात का कोई पता नहीं लगा, हमें अंधेरे में रखा गया। तो उसी बारे में आर्य समाज के दायित्व हम समझते हैं कि आर्य समाज की जो संपत्ति थी, जो आर्यों के द्वारा जो संस्था खड़ी की गई थी, कुछ व्यक्तिगत हाथों में चली गई और उन्होंने अपनी निजी जायदाद समझ के उसको कुछ लोगों को बेच दिया। तो इसी संबंध में काफ़ी प्रूफ हमने इकट्ठे किए। 12-13 साल से इसमें लगे हुए हैं और हमारे कुछ दुकानदार भाई भी हैं जो वहाँ पे उनकी रोजी रोटी का सवाल वहाँ पे बैठे हुए हैं। उनको भी धमकियाँ मिली, कुछ को पैसे लेके वहाँ से उठा दिया गया। तो इस प्रकार के बहुत इसमें घपला हुआ है। तो उसकी विस्तृत रिपोर्ट हमारे पास है, सभी तथ्य हमारे पास हैं। तो मैं पन्नू जी से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे को थोड़ा सा कम जानकारी है, इससे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, इनका सहयोग भी हमने लिया। ये वकील हैं, काफ़ी इन्होंने लीगल पॉइंट इकट्ठे किए हैं और जो दुकानदार वहाँ पे हमारे भाई, उन्होंने कोर्ट में जाके और कहीं लोगों से, रजिस्ट्रार ऑफिस से, और बहुत मेहनत करके सारे डॉक्यूमेंट निकलवाए जो पहले हमारे पास नहीं थे। तो पन्नू जी से मैं प्रार्थना करता हूँ थोड़ी सी विस्तृत जानकारी, उनकी प्रतिलिपि भी आपको मिलेगी
तो मैं तो यही प्रार्थना आपसे करता हूँ कि आप इसको पूरा कवर करें, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाया जाए और सामाजिक जो संपत्ति है आर्य समाज की या समाज की संपत्ति में उसको कहूँगा, उसको खुर्द-बुर्द होने से किसी प्रकार से रोका जाए। इसीलिए आप लोगों से हमने आज प्रार्थना की थी, क्योंकि मीडिया ट्रायल जिसका नहीं होगा, मीडिया एक ऐसी शक्ति है जो अपना प्रेशर बना सकती है, गवर्नमेंट को सच्चाई गवर्नमेंट के सामने रख सकती है। मुख्यमंत्री जी से भी 1-2 बार हम मिले, लेकिन उन्होंने भी कहा भी प्रयास करेंगे, इंक्वायरी मार कर देते हैं, नीचे वाले अधिकारी खुर्द-बुर्द कर देते हैं, तो उसका रिजल्ट सामने नहीं आएगा। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको पूरी बातों का पता लगे और उनको तथ्य का उजागर करें, पब्लिक अवेयरनेस हो, लोग उसमें समझें कि किस प्रकार के घपले करनाल में, जिसको हम CM सिटी कहते हैं, यहाँ पे किए जा रहे हैं, उसका आप लोग उजागर कर सकते हैं। इसलिए आप लोगों को उपस्थित है। तो 15 दिन में प्रार्थना करता हूँ थोड़ी सी विस्तृत जानकारी आपको देंगे और इनकी जो डॉक्यूमेंट है वो भी आपको उपलब्ध कराएंगे। पहला सवाल आपसे यही है, 10 साल से ऊपर हो गया इस मामले को, आप देरी से क्यों जारी है? 10 साल पहले हमारे पास ये डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं थी, इनको इकट्ठा करने में 10 साल लगे। चलो पहले जानकारी दे दें सुकेजा जी, आपके तीखे सवाल 10 साल लगे तो ये बात जरूरी है ना, ठीक बात है। क्वेश्चन तो जायज है ना, ये जय में कैसे लगा आप बताओ? स्कूल बंद हो गया, वहाँ पे बच्चों का भविष्य खराब हो गया, संस्था कहाँ गई है? एक क्वेश्चन पहले जानकारी दे तो उससे पता लग जाएगा क्या है। सुकेजा जी इसका भी जवाब देते हैं बिल्कुल। थोड़ी सी जानकारी एक बार मिले, उसके बाद सवाल आप उसमें लेंगे। मित्रों, सबसे पहले आप सभी का स्वागत, धन्यवाद। ये जिस विषय पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, मैं इसे करनाल का नहीं सकता, इसमें कुछ ना कुछ पॉलिटिशियन भी इन्वॉल्व है और कुछ ना कुछ अधिकारी भी इन्वॉल्व हैं, जिन तक जो है उनका हिस्सा पत्ती पहुंचाया गया है, जिसलिए इस मामले को दबाया जा रहा है। ये करनाल का सबसे बड़ा लैंड घोटाला है, जिसकी जानकारी जो है हम आपको पूरी तथ्यों सहित देंगे। आप सभी जानते हैं, तो मीडिया ने कई बार इस आवाज को पहले उठाया भी है। दुकानदार साथी जब भी परेशान हुए, आप लोग गए और आप लोगों ने दुकानदारों के नजरिए से इस मुद्दे को और जो रेवेन्यू का लॉस हुआ है इस मुद्दे को पहले भी आप लोगों ने अपने चैनलों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से आप लोगों ने उठाया है। लेकिन मैं इसके पूरे पॉइंट्स जो है वो आपके साथ रूबरू करना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये है कि जब ये स्कूल बनाया गया, मेलाराम बर्ग जी थे, उनको मैनेजर बनाया गया, बाकी एक पूरी कमेटी बनाई गई। उस समय जो पहला रेजुलेशन है, जो रजिस्ट्रेशन है इस सोसाइटी की, उसके अंदर ये बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि जो भी डीएवी मैनेजमेंट कमेटी का चेयरमैन होगा, जो डीएवी स्कूल कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी है, उसका जो चेयरमैन होगा वो इसका एक्स ऑफिशियो मेंबर होगा। एक्स ऑफिशियो मेंबर का मतलब ये है कि उस पद पर कोई भी आ जाए व्यक्ति, जो व्यक्ति आता रहेगा वो इसका ऑटोमेटिकली मेंबर बनता रहेगा। तो जब मेलाराम बर्ग जी और उस समय के जो पदाधिकारी थे जो इस सोसाइटी के, उनकी डेथ हो गई, बचे ही कोई नहीं, तो मेलाराम जी के जो बेटे हैं उन्होंने इसको अपने हाथ में लेने के लिए 2-3 मेंबर परिवार के ही डाल के 5 मेंबर उन्होंने शुरू में अपने परिवार के डाले, जबकि इस सोसाइटी का रेजुलेशन कहता है कि 12 से 17 मेंबर होने जरूरी हैं। अगर इससे मेंबर कम होते हैं तो ये सोसाइटी बंद हो जाएगी। तो एज पर रूल तो जब वो 12 से मेंबर कम आ गए तो सोसाइटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। पर चलो मान लिया कि आप उसको रिनोवेट करना चाहते हैं, रिन्यू करना चाहते हैं, तो डीएवी मैनेजमेंट कमेटी का जो चेयरमैन है, जो इसका एक्स ऑफिशियो मेंबर है, उसको ना तो मीटिंग का नोटिस आपने भेजा, ना उसको मीटिंग में कॉल किया, ना उसकी कोई कंसेंट ली गई। सोसाइटी एक्ट जो है वो ये क्लियर कहता है कि अगर सोसाइटी के एक भी मेंबर को, जो रजिस्टर्ड सोसाइटी का मेंबर है, उसको मीटिंग के लिए कॉल नहीं की गई, उसको मीटिंग का नोटिस नहीं दिया गया, उसको नहीं बुलाया गया, वो अकेला मेंबर जो है कॉम्पिटेंट है उस पूरी मीटिंग को जो है उसको नल एंड वाइड करवाने के लिए। तो पहला पॉइंट तो ये है कि डीएवी कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी का जो चेयरमैन था वो इसका एक्स ऑफिशियो मेंबर था। तो जब आप लोगों ने एक प्लानिंग बना ली कि हमने अपने परिवार के मेंबर डालकर इस मामले को, स्कूल को बंद करवा के खुर्द-बुर्द करना है, तो आपने डीएवी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन को क्यों नहीं बुलाया? वहीं से आपकी जो एक मंशा है, जो आपकी एक बैड विल है, वो बिल्कुल जो है कहीं ना कहीं जो है वो सामने नजर आती है कि आप लोगों का मसला कुछ जो है वो इसको चलाना नहीं था, मसला जो था इसको बंद करके इस पूरी जमीन को खुर्द-बुर्द करना था। दूसरा पॉइंट जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, तो पहला पॉइंट तो बड़ा क्लियर है कि ये इन्होंने जो भी रेजुलेशन पास किए, इन्होंने स्कूल बंद करने के रेजुलेशन पास किए कि स्कूल नहीं चल रहा, हम स्कूल को बंद करेंगे, और वो रेजुलेशन पास करके शिक्षा बोर्ड को लिख दिया स्कूल को बंद करने के लिए, डीएफिलेट करने के लिए, स्टाफ को निकाल दिया। तो जो कमेटी एज पर सोसाइटी एक्ट एम्पावर्ड ही नहीं है ये करने के लिए, उसको पावर ही नहीं है कि वो ये करे, तो उसके जितने भी फैसले लिए गए हैं वो ऑटोमेटिकली नल एंड वाइड हो जाते हैं। तो चाहे वो स्कूल बंद करने का निर्णय हो, चाहे वो स्टाफ को निकालने का निर्णय हो, चाहे उसके बाद उस स्कूल की प्रॉपर्टी को बेचने का निर्णय हो,
वो केवल एक ही आधार पर नल एंड वाइड होने के लिए काफी है कि स्कूल जो डीएपी मैनेजमेंट कमेटी का चेयरमैन है उसको मीटिंग में कॉल नहीं किया गया, उसको मीटिंग में नहीं बुलाया गया। पहला पॉइंट। दूसरा जो है, स्वयं रविंद्र नाथ ने 16/9/2010 को रजिस्ट्रार को एक शपथ पत्र दिया है। जब नई कमेटी को बनाया गया, एक शपथ पत्र दिया। उस शपथ पत्र में वो लिखते हैं कि सोसाइटी दयानंद मॉडल हाई स्कूल सोसाइटी जायदाद को ना तो बेच सकती है, ना ही डिस्पोज कर सकती है, ना ही कोई सदस्य सोसाइटी से वित्तीय लाभ ले सकता है। जबकि वित्तीय लाभ लेने वाले कौन हैं? वही लोग जो सोसाइटी के मेंबर हैं, रविंद्र नाथ और उनके परिवार के लोग, वही लोग वित्तीय लाभ ले रहे हैं बेचकर, वही लोग इस प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं। तो जो आपने एफिडेविट दिया, उस एफिडेविट का भी आप उल्लंघन कर रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद इन्होंने एक बिल पेश की, क्योंकि नॉर्मली जो था कि जब स्कूल की प्रॉपर्टी है तो जो स्कूल मैनेजमेंट चला रही है उसकी मैनेजमेंट की ही प्रॉपर्टी, वो सोसाइटी की प्रॉपर्टी होती है। अब सोसाइटी की प्रॉपर्टी को अपनी कैसे साबित करें? इन्होंने अपनी साबित करने के लिए एक बिल जो है वो मेलाराम वर्ग की दिखा दी। वो बिल कहीं रजिस्टर्ड बिल नहीं है, वो केवल एक जो उनका लेटर हेड था मेलाराम वर्ग जी का, उसके ऊपर जो है ये बिल बनाई हुई है। और इसमें बहुत सी चीजें बाद में भी कुछ लाइनें ऐड की गई हैं। तो अगर इस बिल की बात करें, ये बिल उनके परिवार द्वारा पेश की गई है, जिसमें उन्होंने ये एक लाइन लिख दी कि अगर स्कूल कल को बंद होता है तो ये जायदाद जो है वो मेरे बच्चों के नाम हो जाएगी। वो केवल इस लाइन का लाभ उठाकर उन्होंने जो है आगे अपने नाम करवाकर आगे फर्दर रजिस्ट्री करवाने का काम किया। लेकिन इसी बिल में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है मेलाराम जी ने कि ये जो प्रॉपर्टी है मेरे बच्चों के नाम हो जाएगी, वो आर्य समाज के लिए यूज करेंगे, जिससे मुझे बहुत प्यार है। यानी वो इसे कमर्शियल पर्पज के लिए नहीं बेच सकते। ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये बिल जेन्युइन है या नहीं जेन्युइन। लेकिन अगर हम उन्हीं के द्वारा, उनके परिवार द्वारा पेश की हुई बिल को सही भी मान लें, तब भी बिल के मुताबिक काम यहाँ सिर्फ आर्य समाज का हो सकता है। वो आर्य समाज करे, वो सोसाइटी करे, या उनका परिवार करे। इसको वो कमर्शियल पर्पज के लिए किसी को बेच नहीं सकते। ये अगर मेलाराम जी की जो बिल वो परिवार कहता है कि ये उनकी ओरिजिनल बिल है, जिसको परिवार क्लेम कर रहा है। मेरा यहाँ पर ये मानना है कि जब शुरू में ही दरखास्त दी गई थी, इस बिल की ऑथेंटिसिटी की जांच प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए थी। आजकल साइंटिफिक बहुत से तरीके आ गए हैं, जिससे ये पता चल जाता है कि जो शाही ऊपर यूज की गई है वही नीचे यूज की गई है। क्योंकि कुछ लाइनें हमें डाउट है कि इसमें से बाद में ऐड की गई हैं, जिसमें रविंद्रनाथ जी को कुछ अधिकार दिए गए हैं, तो वो हमें अलग लग रही है, डिफरेंस लग रही है। वो जिस स्पेस पर है वहां पर नहीं होनी चाहिए थी, तो उसकी साइंटिफिक जांच होनी चाहिए थी। पर हमने तो ये मान लिया, 1 मिनट के लिए हम लोगों ने मान लिया कि ये बिल जो है ये आप ही की है। तो उस बिल में 2 पॉइंट है, बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट है। एक पॉइंट तो ये है, वो ये कहते हैं कि मैंने 13,000 रुपये की जमीन खरीदी है। मेलाराम वर्ग जी कह रहे हैं कि मैंने 13,000 रुपये की जमीन खरीदी है, जो ग्रेजुअली मेरी वाइफ को पे किया जाएगा। तो जब 13,000 रुपये उन्होंने जो लगा रखा है इस प्रॉपर्टी को खरीदने पर, उसको वो अपने बिल में खुद कह रहे हैं कि वो ग्रेजुअली मेरी वाइफ को पे किया जाएगा। तो जब वो वाइफ को पे कर दिया गया, तो आपकी स्वामित्व कहाँ से रह गया? आप इस प्रॉपर्टी के मालिक कैसे रह गए? और दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी जो है केवल आर्य समाज के लिए इस्तेमाल होगी। तो आर्य समाज के अलावा किसी काम के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती। आप यहाँ आर्य समाज का कोई संस्थान बनाओ, आप यहाँ आर्य समाज का कोई मंदिर बनाओ, आप यहाँ आर्य समाज की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने का कोई संस्थान बनाओ, स्कूल बनाओ, कुछ भी बनाओ, ठीक है, वो समझ में आती है। वो कौन बनाएगा? वो उनके बच्चे बनाएंगे या उसको आर्य समाज बनाएगा, ये सब जुडिश मामला है, ये कोर्ट डिसाइड करेगी कि हु इज द ऑनर। लेकिन ये क्लियर है इसी बिल के हिसाब से कि आप इसे आर्य समाज के अलावा किसी कमर्शियल पर्पज के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा जो पॉइंट है मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, इसमें कहीं ना कहीं जो प्रशासन है उसकी भूमिका संदिग्ध है। मैं बड़े क्लियर शब्दों में ये आरोप लगा रहा हूं बिल्कुल आप लोगों के माध्यम से कि प्रशासन की भूमिका इसमें संदिग्ध है। तो कैसे संदिग्ध है कि जब स्कूल को बंद करने की साजिश रची गई, तो उस समय जो टीचर्स थे, जो स्टाफ था, उन्होंने एक एप्लीकेशन डीओ को मार्क की, और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो उस समय थे, उनकी रिपोर्ट भी यहाँ संलग्न है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने डिप्टी कमिश्नर को लिखा कि स्कूल को गैर कानूनी तरीके से, गलत तरीके से बंद किया जा रहा है, इसमें कार्रवाई पे उन्होंने लिखा। वो उस एप्लीकेशन के ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसको जो है ठंडे बस्ते में उठा के फेंक दिया गया। क्यों नहीं हुई? आप ही का ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर आपको रिकमेंड कर रहा है कि ये गलत तरीके से बंद की जा रही है और गैर कानूनी तरीके से ये काम हो रहा है, और आप उसके ऊपर जो है कोई कार्रवाई नहीं करते। ये बड़ी हैरानी की बात है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ अधिकारी जो उस समय थे वो भी कहीं ना कहीं इंक्लाइंड थे, या तो उनके पास हिस्सापत्ति पहुंचा है, और यहाँ जो है कोई और मसला था, कोई उनको पर दबाव था, कोई पॉलिटिकल दबाव था, मैं नहीं जानता क्या था। लेकिन अधिकारियों ने अपने ही अधिकारी की रिपोर्ट को दबा दिया, उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। तीसरी बात, अगर इस जमीन की, आप लोग सारे शहर में जानते हैं, इस जमीन की जो वैल्यू है लगाई जाए,
अगर नॉर्मल वैल्यू लगाएं तो यहाँ 2 लाख से लेकर 3 लाख रुपया पर गज है, और अगर कमर्शियल वैल्यू लगाएं तो कम से कम 4 लाख रुपया। अगर यहाँ दुकानें काटी जाए, कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाया जाए तो यहाँ कम से कम 4 लाख रुपया गज की ये जमीन है। 1 एकड़ से ऊपर ये जगह है। ये 200 करोड़ रुपए की जायदाद है। 200 करोड़ की जायदाद को आप कितने में रजिस्ट्री कर रहे हो, बेच रहे हो? 2 करोड़ 40 लाख रुपए में। बड़ी हैरानी की बात है, किसी अधिकारी ने चेक करने की हिम्मत नहीं दिखाई कि 200 करोड़ की जमीन को और लिखा हुआ है डीआरओ तक को, सबको, कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर के हाथ से मार्क हुई हुई एप्लीकेशन, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं कि 200 करोड़ की जमीन को 2.4 करोड़ में कैसे बेच रहे हो। ये कह रहे हैं हमने 2.4 करोड़ में बेची है, 2 करोड़ 40 लाख में बेची है। मैं इस शहर का नागरिक होने के नाते मैं आपको 5 करोड़ की ऑफर देता हूँ, कोर्ट जो फैसला करेगा करता रहेगा। मैं 5 करोड़ की इस जमीन को सामाजिक संस्थाओं के लिए खरीदता हूँ। हम सारी सामाजिक संस्थाएं मिलकर आपको 5 करोड़ देने को तैयार हैं। आप इसके स्वामी हैं या नहीं है, हम आपको 5 करोड़ देने को तैयार हैं। आप 5 करोड़ लीजिए और साइड को लिख दीजिए कि ठीक है, हम ये जमीन सारी सामाजिक संस्थाओं को दान करते हैं, हम लोगों से दान इकट्ठा करके आपको दे देंगे। ये कितनी बड़ी हैरानी की बात है कि 200 करोड़ की जमीन को सरकार को भी चूना लगाया जा रहा है। इतनी बड़ी जो रजिस्ट्री कर दी गई 200 करोड़ की जमीन की 2 करोड़ 40 लाख के अंदर, उसका रेवेन्यू जो लॉस हो रहा है उसका भी रेवेन्यू प्रॉपर नहीं भरा गया। उसके ऊपर कोई जांच नहीं हो रही, किसी प्रकार की कोई इंक्वायरी मार्क नहीं हो रही, जबकि इसमें एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए। इसके अलावा मित्रों, जो पॉइंट हमने इसमें लिया कि इसकी जो दोबारा इंक्वायरी है वो एडीसी करनाल ने की। एडीसी करनाल की रिपोर्ट की कॉपी हमारे पास है। एडीसी करनाल ने बिल्कुल क्लियर लिखा है कि इस सोसाइटी के जमीन की सेल में और सोसाइटी के संचालन में अनियमितताएं हुई हैं। जो हमारे पिछले एडीसी थे योगेश जी, उनकी ये जांच रिपोर्ट है जिसके अंदर वो क्लियर लिखते हैं कि इसके संचालन में और इसकी सेल के अंदर जो है वो अनियमितताएं हुई हैं, लेकिन उस रिपोर्ट के ऊपर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं बिल्कुल क्लियर शब्दों में ये आज हम एक पत्र जो है जिसपे अभी सभी जो आर्य समाज के प्रतिनिधि बैठे हैं उनके सिग्नेचर होंगे आर्य केंद्र सभा की ओर से। पहले भी हमने मुख्यमंत्री जी को दिया था, लेकिन आज ये मुख्यमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को और डीजीपी हरियाणा पुलिस को हम ये लेटर भेज रहे हैं, जिसमें हम डिमांड कर रहे हैं। कानून ये कहता है कि जो भी ऑफेंस 2 कैटेगरी में आते हैं, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। ठीक है, एक कैटेगरी है जिसके अंदर जो है आप सीधे जांच कर सकते हैं, जो दूसरी कैटेगरी है उसके अंदर आपके लिए जो है एफआईआर लॉन्च करके जांच करना अनिवार्य है कानूनी दृष्टि से। जो हमने एलिगेशन लगाए हैं वो उस कैटेगरी में आते हैं जिसके अंदर आपके लिए कानूनी बाध्यता है कि आप पहले एफआईआर लॉन्च करें, उसके बाद जो है आप उसकी जांच करें, और अगर हमारी बातें झूठी हैं तो हमारे खिलाफ 182 करें। ठीक है, तो जब हम आपको एक दरखास्त दे रहे हैं और वो आपकी ऑफेंस जो है आपको आप कानूनी रूप से बाध्य हैं कि आप उसमें पहले एफआईआर लॉन्च करें और उसके बाद कार्रवाई करें, तो हम मांग करते हैं हरियाणा सरकार से, प्रशासन से, गृह मंत्री से, एसपी करनाल से और डीजीपी हरियाणा से इस मामले में प्रॉपर एफआईआर की जाए। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन डॉक्यूमेंट्स के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर लैब टेस्टिंग के लिए भेजा जाए, उनकी साइंटिफिक जांच हो, उसकी शाही का समय भी आजकल जो है पता लग जाता है कि ये शाही जो है जिस समय की दिखाई जा रही है उसी समय की ये लिखी हुई है या आज की नई जो है ये कोई लिखी हुई है। हर चीज़ की साइंटिफिक जांच उपलब्ध है हमारे पास। तो ये सारी जांच करके इसमें जो भी सरकार को, प्रशासन को चूना लगाया जा रहा है, और आर्य समाज के प्रतिनिधि के रूप में हम लोग आज सारे यहाँ बैठे हुए हैं। मैं भी आज आर्य समाज को एज एन एडवोकेट कह लो या शुरू से मेरा जुड़ाव भी रहा है, उस नाते मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि आर्य समाज की ये जगह है, ये जगह आर्य समाज के लिए, काम के लिए है। और आर्य समाज बाकी तो ये बताएंगे कि आर्य समाज इसमें पूरा स्टैंड ले, मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि स्टैंड लेना चाहिए। ठीक है, ये समाज की भी बात है और आर्य समाज की बात तो है ही, लेकिन ओवरऑल समाज की बात भी है कि अगर कोई भी लैंड माफिया इस प्रकार से आए और इस प्रकार से घोटाला करके करोड़ों रुपए की जो जमीन है जो सामाजिक कार्यों के लिए थी, जो बच्चों को पढ़ाने के लिए जो जगह रखी गई थी, उसका इस प्रकार से बेजा इस्तेमाल करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लास्ट पॉइंट मेरा है कि इस समय जो एक काम और चल रहा है, यहाँ दुकानदार साथी भी कुछ ना कुछ बैठे हुए हैं कि दुकानदारों को वहाँ से जबरदस्त निकालने के लिए उनको धमकियाँ दी जा रही हैं। पिछले दिनों भी एक दुकानदार की दुकान पर जाकर जो है धमकियाँ दी गई, जिसकी फिर वीडियो रिकॉर्डिंग है, उन्होंने कंप्लेंट भी कर रखी है, उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आज आपके माध्यम से करनाल के समाज की ओर से जो भी माफिया इसमें इन्वॉल्व है उनको बिल्कुल क्लियर चेतावनी देना चाहते हैं कि आज के बाद अगर किसी दुकानदार को धमकी दी गई या किसी दुकान के अंदर घुसकर जो है कोई किया गया, तो करनाल का समाज चुप नहीं बैठेगा। उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कराने के लिए, ऐसे माफिया लोगों को जेल के अंदर करने के लिए हम लोग सारे जो है संगठित होकर जो है इसमें काम करेंगे। ये आज का हमारा है सारा, जिसके पूरे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं। जो भी डॉक्यूमेंट आप लेना चाहें आपको। ये 200 करोड़ की रजिस्ट्री किसके नाम हुई है, क्या कब हुई थी? ये 200 करोड़ की नहीं हुई, रजिस्ट्री 2 करोड़ 40 लाख की हुई है, जबकि जमीन 200 करोड़ की। किसके नाम हुई है, कब हुई थी? ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे, मैं बताता हूँ।
तीन